हेलो एवरीवन, आज डेट है 13 मार्च और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज, ब्यूरोक्रेट्स कैन नॉट बी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को एक ऑर्डर पास किया और उन्होंने बोला कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के रूप में आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन को ही अपॉइंट करोगे, ना कि किसी ब्यूरोक्रेट्स को। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि अगर आप एक ब्यूरोक्रेट्स को या फिर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एडिशनल चार्ज देते हो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के रूप में, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मोकरी है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बोला कि हमारे इस ऑर्डर को पूरे इंडिया के, हमारे कंट्री के पूरी लेंथ एंड ब्रेड्थ के, मतलब पूरे इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट होना बहुत जरूरी है कि इंडिपेंडेंट पर्सन ही एज ए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के रूप में काम करेगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा पोस्ट दे रखी है, एक्स्ट्रा होल्डिंग पोस्ट दे रखी है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के रूप में आप एडिशनल काम करो, तो उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अपनी इस पोस्ट को गिव अप कर देना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे जो ये ऑर्डर है ना कि इंडिपेंडेंट पर्सन ही स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के रूप में काम करेगा, उसको सभी स्टेट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और सभी को इस डायरेक्शन को बहुत ही स्ट्रिक्टली अपने स्टेट में अप्लाई करना है। तो देखो, इस आर्टिकल में जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बारे में हम बेसिक फैक्ट्स देखेंगे। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो सभी स्टेट में जो म्यूनिसिपैलिटीज के और पंचायत के जो चुनाव होते हैं उन चुनाव को करवाने के लिए, उनके लिए इलेक्टोरल रोल्स बनाने के लिए इंपॉर्टेंट काम करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन में एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है, ठीक है, और उसको अपॉइंट करता है गवर्नर। इंपॉर्टेंट बात हो गई, गवर्नर अपॉइंट करता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को। जिस प्रकार से जब हमारा इलेक्शन कमीशन है आर्टिकल 324 के तहत, उसी तरीके से जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो भी आर्टिकल 243 के अंदर आता है। अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को। और उसको रिमूव कैसे किया जा सकता है? जिस प्रकार से एक हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है ना, उसी प्रकार से स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को भी रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज, तो ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के बारे में जो बेसिक फैक्ट्स हैं उनको हमने देखा। नेक्स्ट न्यूज है राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन से रिलेटेड। राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन ने 5 ऑफिशियल्स को, राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन पेनलाइजेस 5 ऑफिशियल फॉर नेग्लिजेंस। राजस्थान का जो इंफॉर्मेशन कमीशन है उन्होंने 5 ऑफिसर्स को नेग्लिजेंस के लिए, मतलब उनके पास में कोई किसी ने उनसे कुछ जानकारी मांगी थी, कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी थी, लेकिन समय रहते हुए उन्होंने जानकारी नहीं दी, इसलिए उनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। और ये जो पेनल्टी का अमाउंट है ना, वो उन ऑफिसर्स की सैलरी से काटा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आरटीआई एक्ट के तहत कुछ लोगों ने 2018 में अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उनमें अलग अलग इंफॉर्मेशन मांगी गई थी। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ देखिए, जो सत्ता बाड़मेर का जो सत्ता पंचायत है उसमें एक विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर से इंफॉर्मेशन मांगी गई थी, लेकिन उन्होंने अभी तक 2018 में इंफॉर्मेशन मांगी थी, लेकिन एप्लीकेंट को अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो उनके ऊपर स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर लक्ष्मण सिंह ने 15,000 रुपए का उनके ऊपर फाइन लगाया है। सेम इसी तरीके का जो पाली डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी 2018 में एक इंफॉर्मेशन मांगी गई थी, कुछ नोटिसेज के बारे में ओवरलुक करने की बात की गई थी, लेकिन अभी तक कुछ भी उसके बारे में एप्लीकेंट को इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की गई, इसीलिए उनके ऊपर भी ये चार्ज लगाए गए हैं, ठीक है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो बेसिक फैक्ट्स है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो, 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया और इसी के तहत में
जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को नियुक्त किया गया। स्टेट इनको क्या किया गया, इनका क्रिएशन किया गया। किसके तहत? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत। इनकी जिम्मेदारी थी कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो मांगी जाएगी वो प्रोवाइड करवाएंगे ये एप्लीकेंट को। देखो, अगर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो एक तो होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। उसमें स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में एक तो होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और उसके अलावा 10 से ज्यादा स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर से ज्यादा, मतलब एक स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो होता है उसमें 10 से ज्यादा इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट गवर्नर करता है, और गवर्नर सीधे किसी को भी उठा करके अपॉइंट नहीं कर देता, एक कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर। और उस कमेटी में कौन कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर होता है, उस कमेटी का हेड होता है चीफ मिनिस्टर। इसके अलावा जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में वो मेंबर होता है, और इसके अलावा एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है स्टेट का, जिसको चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है। इस तरीके से कमेटी में 3 लोग हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गया, एक स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर हो जाएगा, और एक लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये 3 लोगों की कमेटी होती है। ये रिकमेंडेशन देंगे गवर्नर को, और फिर गवर्नर अपॉइंट करेगा इन लोगों को। इनको रिमूव भी कौन कर सकता है? ये अपना रेजिग्नेशन किसको दे सकते हैं? गवर्नर को रेजिग्नेशन दे सकते हैं, गवर्नर इनको रिमूव कर सकता है। देखो, जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं ना, उनको रीअपॉइंट करने की कोई बात नहीं की गई है, मतलब उनको रीअपॉइंटमेंट के लिए वो एलिजिबल नहीं होते हैं। और 5 साल या फिर 65 साल जो भी पहले कंप्लीट हो जाए, इतना इनका टर्म होता है, मतलब इस समय तक ये अपनी ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में बेसिक फैक्ट्स को देखा। नेक्स्ट न्यूज यहां देखिए, नोवावैक्स एक नई वैक्सीन बनाई जा रही है यूएस बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी के द्वारा। उन्होंने ये बोला है, उनके एफिकेसी डाटा मतलब फाइनल एफिकेसी डाटा सामने आ गए हैं कि 96.4% माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर डिजीज, अगर जो सार्स कोविड 2 जो नया स्ट्रेन आया है यूके में, उसमें अगर इनकी वजह से माइल्ड आपके सिम्टम्स है, मॉडरेट सिम्टम्स है या सीवियर डिजीज है, तो इतनी एफिकेसी इस नई वैक्सीन की सामने आई है। ठीक है, देखो कंपनी ने जनवरी में अपने कुछ एफिकेसी डाटा पहले भी प्रोवाइड करवाए थे कि यूके में जो नया वेरिएंट आया था उस वहाँ पर उन्होंने कुछ वॉलंटियर्स के ऊपर अपने ट्रायल किए थे, और तब उन्होंने 89% अपने एफिकेसी डाटा प्रोवाइड करवाए थे। ठीक है, तो देखो इस नोवावैक्स के साथ में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिन्होंने कोविशील्ड को बनाया है, उसके साथ में नोवावैक्स के साथ में एग्रीमेंट कर रखा है एज ए मैन्युफैक्चरर के रूप में, कि इस वैक्सीन की जो सब्सटेंशियल वॉल्यूम है उसका मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो नोवावैक्स एक नई वैक्सीन और आ गई है, और उन्होंने ओरिजिनल वायरस के ऊपर 96.4% अपनी एफिकेसी दिखाई है। नेक्स्ट न्यूज इंडिया और चाइना से रिलेटेड है। इंडिया और चाइना के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जो डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर चल रहा है उसको लेकर के रेगुलर बातचीतें चल रही हैं। तो देखो इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट बात यह है कि मिनिस्ट्री लेवल, फॉरेन मिनिस्ट्री लेवल के भी बातचीत चल रही है, और मिलिट्री लेवल पे मतलब अलग तरीके 2 लेवल पर पैरेलल तरीके से बातचीत चल रही है। और ये जो प्रॉब्लम है, जो इश्यू है, स्ट्रगल है बॉर्डर के ऊपर, जो बहुत लंबे समय से इंडिया और चाइना के बीच में चल रहा था, उसको सोल्व करने की कोशिश की जा रही है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि डिसएंगेजमेंट का जो प्रोसीजर है उसको दोनों तरफ से, बोथ साइड की तरफ से 2 की चैनल्स की सहायता से इसको सोल्व करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट न्यूज यहां देखिए, क्वेड से रिलेटेड है। क्वेड लीडर्स फॉर ओपन फ्री इंडो पैसिफिक। क्वेड ग्रुप जिसको 2007 में सबसे पहले जापान के उस समय के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इनोग्रेट किया था, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको सामने लेकर के आया था। लेकिन देखो उस समय जो क्वेड ग्रुप पर ज़्यादा काम नहीं हो पाया, उसका मेन कारण ये था कि एक तो चाइना उस तरीके से उस समय इतना आक्रमणकारी नहीं था, ठीक है, और इतना एक तरीके से पावर के रूप में उभर भी नहीं रही था। और चाइना का
चाइना को रिप्लेस करने के लिए कोई अल्टरनेटिव था ही नहीं। मतलब चाइना में जितना मैन्युफैक्चरिंग होता है लो कॉस्ट के आधार पर, तो एक बहुत बड़ा मार्केट था जहां से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसीलिए इन चारों देश ने जो क्वेड में आते हैं, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान, ये चारों रिप्लेस कर ही नहीं पाई चाइना को, और इसी कारण से क्वेड के ऊपर ज़्यादा उस समय बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन 2017 में जब चाइना एक आक्रमणकारी कंट्री के रूप में उभर करके आया, तो इन क्वेड देशों ने दोबारा से कोशिश की कि क्वेड जो ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाया था उसके ऊपर सीरियसली बातचीत होनी चाहिए। और मिस्टर जो बाइडेन, अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने जैसे ही वो राष्ट्रपति बने, अभी उन्हें 2 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, लेकिन उन्होंने क्वेड के ऊपर बातचीत करने पे बहुत ही ज़्यादा जोर दिया और उन्होंने माना कि इंडो पैसिफिक को अगर फ्री ओपन ट्रेड वाला एरिया हम बनाना चाहते हैं तो हमें क्वेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है, उसको सीरियसली लेना होगा। देखो, हमारे पीएम मोदी ने इस मीटिंग में, जो वर्चुअल मीटिंग हुई, उसमें ये बोला कि हम किस किस के ऊपर काम करेंगे। उन्होंने बोला कि देखो, जो वैक्सीन के ऊपर फोकस किया जाएगा, क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस किया जाएगा, और इसके अलावा जो टेक ग्रुप्स आ रहे हैं, स्पेशली जो टेक्नोलॉजी वाला जो एरिया है, उसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा ताकि पूरा ग्लोबल लेवल पर सब कुछ गुड हो सके। इसके ऊपर पीएम मोदी ने बोला। और जो बाइडेन है, उन्होंने ये बोला कि ये जो इंडो पैसिफिक वाला एरिया है ना, इसको ह्यूमैनिटीज़ के लिए काम किया जाएगा। मतलब ह्यूमैनिटीज़ वाला एरिया, ह्यूमैनिटीज़ को, इंटरनेशनल लॉ को गवर्न किया जाएगा इस एरिया में, और इस एरिया को फ्री एंड ओपन रखा जाएगा। तो ये देखो, क्वेड लीडर्स की पहली वर्चुअल मीटिंग हुई है। अब आगे धीरे धीरे समय के साथ में कि किस किस एरिया में वो अपना स्ट्रिक्ट एग्रीमेंट करते हैं और किस किस एरिया में वो अपने साइन करते हैं, तो ये समय के साथ में पता चल पाएगा कि क्वेड ग्रुप किस तरीके से अपना काम कर पाएगा। नेक्स्ट न्यूज यहां देखिए। देखो, फर्स्ट न्यूज है महाराष्ट्र से रिलेटेड। महाराष्ट्र में जो कोविड-19 के जो डाटा हैं वो रेगुलर बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र दोबारा से जो वेव देखने को मिल रही है हमारे इंडिया में कोविड-19 की, उसमें महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा लीड कर रहा है। महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज आईआईटी से रिलेटेड है। एआईसीटीई ने ये बोला है कि मैथ्स फिजिक्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर आपको क्लास 12th में फिजिक्स और मैथ्स में ही, ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको सिर्फ फिजिक्स और मैथ की ही स्टडी करनी है। इसके अलावा आपको जो 14 एक लिस्ट है, 14 सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट है, उनमें से किसी भी 3 सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 45% अचीव करना है। और अगर आपने ये अचीव कर लिया तो आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन आपको मिल जाएगा। इस डाइवर्स लिस्ट में फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेज, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, टेक्निकल, वोकेशनल सब्जेक्ट्स, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, बिजनेस स्टडीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अगर इन सब में से आप किसी में भी 45% ले लेते हो तो आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज नीट से रिलेटेड है। नीट का एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती है, और इस साल जो नीट का यूजी का एग्जाम होगा वो 1 अगस्त को होगा। पिछले साल जो एग्जाम हुआ था नीट और आईआईटी का, वो हुआ था सितंबर में। कोविड-19 की वजह से जो इस सेशन है थोड़ा एक्सटेंड हो गया है, लेकिन फिर से इसको नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है। कुछ समय कम किया गया है और अगस्त 1 डेट दी गई है नीट के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट न्यूज, सेंटर ने स्टेट्स को गाइडलाइंस दी है कि म्यांमार में जो एक तरीके से वहां पर वायलेशन हो रहा है, स्पेशली राइट्स का, लोगों को परेशान किया जा रहा है, तो इसीलिए बॉर्डर से फिल्टर होकर के वो लोग इंडिया में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन सेंटर ने बोला है कि स्टेट्स के पास में कोई भी ऐसी पावर नहीं है कि वो अलाउ कर सके कि आप हमारे यहाँ पर आकर के रह सकते हो। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिटन में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरीज को रिटन में लिखा है कि आपको एप्रोप्रिएट एक्शन लेने चाहिए ताकि म्यांमार से जो लोग इलीगल तरीके से इंडिया में आ रहे हैं उनको रोका जा सके। ठीक है। ये जो डायरेक्टिव्स हैं वो इसलिए आए हैं क्योंकि म्यांमार में जो मिलिट्री कू लग गया है उसकी वजह से वहां पर काफी पॉपुलेशन परेशान हो रही है, और इसीलिए वो लोग इंडिया में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है।
मिनिस्ट्री ने स्टेट गवर्नमेंट को ये बोला है कि आपको पास में कोई पावर नहीं है कि आप जो कोई फॉरेनर्स है उसको रिफ्यूजी स्टेटस दे सको। और इंडिया अभी तक यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 और इसका 1967 का जो प्रोटोकॉल है उसका सिग्नेटरी नहीं है। इसीलिए इंडिया ने, देखो इससे पहले भी इंडिया ने जो मतलब 2017 के लगभग जो म्यांमार है उसके बॉर्डर पर, हमारे इंडिया की बॉर्डर पर उस पर गाइडलाइंस दी थी कि इसको स्ट्रिक्ट करना है। और अब इंडिया ने फिर से बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज और असम राइफल्स को बोल दिया है कि आपको अलर्ट रहना है और इस तरीके से अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको कोशिश करनी है कि उनको रोका जा सके। इंडिया म्यांमार के साथ में 1633 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है और कुछ पॉपुलेशन ऐसी है म्यांमार और इंडिया की जो एक दूसरे देश में अपने फैमिलियल टाइज रखती है। तो उसी के अकॉर्डिंग वो लोग हो सकता है कि परेशान होने पर अपनी फैमिली, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनके पास में इंडिया में आ गए हों। सॉरी। नेक्स्ट न्यूज यहां पर देखिए। देखो जो फूड सब्सिडी दी जाती है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत, उसमें ये बोला गया है कि सेंसस डाटा के आधार पर ये डिसाइड किया जाएगा कि कितने लोगों को फूड सब्सिडी दी जाएगी। फूड सब्सिडी के बारे में अगर हम देखें तो पीडीएस सिस्टम, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है जिसमें कम दाम के ऊपर, जैसे 1 रुपए किलो गेहूं, 2 रुपए किलो चावल, ऐसे लोगों को जो हमारी देश में गरीबी है, हंगर है, उसको मिटाने के लिए बहुत ही कम दाम के ऊपर लोगों को ग्रेन्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। देखो रंग राजन कमेटी ने ये बोला था कि हमारे इंडिया में 30% से कम लोग ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं। लेकिन अगर फूड सब्सिडी की अगर हम बात करें, अगर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत हम बात करें, पीडीएस सिस्टम के तहत हमारे इंडिया की 67% पॉपुलेशन पीडीएस सिस्टम के तहत ग्रेन्स लेती है। तो सरकार ये चाहती है कि इसको कम करके 40% तक लाया जा सके, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा बिल बनता है। स्पेशली कोविड-19 महामारी के दौरान जब लोगों को फ्री ग्रेन्स प्रोवाइड करवाया गया, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जब लोगों की जॉब चली गई, तो ये जो बिल है, फूड सब्सिडी का जो बिल है वो काफ़ी इंक्रीज हो गया। इसलिए गवर्नमेंट इसको चाहती है इसको कम किया जाए। इसको कम करने के लिए कई ऑप्शन भी दिए गए हैं, जैसे जो हमारे राशन कार्ड्स हैं उनको डिजिटलाइजेशन किया जाए ताकि लोगों के बारे में सही पता लगा जा सके कि ये मतलब एबल भी है कि नहीं, इनको दिया जाने चाहिए भी कि नहीं है। दूसरा क्या होना चाहिए, जैसे एलपीजी सिलेंडर को लेकर के गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई थी गिव इट अप, कि जो एबल है वो चाहते तो उनकी जो सब्सिडी दी जाती है ना एलपीजी सिलेंडर के ऊपर, उसको गिव कर सकते हैं, गिव अप कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी स्कीम चला सकती है गवर्नमेंट कि जिसके पास में पावर है, पैसा है, वो इसको गिव अप कर सकता है। दूसरा स्लैब बना सकते हैं, मतलब सबको फ्री में आप अन्न मत प्रोवाइड करवाओ, जो बिल्कुल गरीब है उनको फ्री में प्रोवाइड कराओ, जिनके पास थोड़ा सा पैसा है उनको 1-2 रुपए किलो आप प्रोवाइड करवाओ, जो ज़्यादा पैसे वाले हैं उनको और महंगा आप ग्रेन्स प्रोवाइड करवा सकते हो। तो जब इस तरीके से आप स्लैब बनाओगे तो गवर्नमेंट के ऊपर एक तरीके से बर्डन भी नहीं आएगा और सबको कम दाम के ऊपर फूड ग्रेन्स भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज यहां पर देखिए। आजादी का अमृत महोत्सव स्टार्ट हो गया है हमारे इंडिया में और अगले साल तक मतलब 2023 तक, ये जो है 2022 में हम 75 साल कंप्लीट कर लेंगे और उससे भी अगले 1 साल तक हम इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करेंगे। मतलब हमारी फ्रीडम की 75 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं। कल देखो 12 मार्च था और 12 मार्च को 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च स्टार्ट हुई थी साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। और जो दांडी जगह है समुद्र के पास में, जो दांडी जगह है वहां पर जाकर के महात्मा गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। तो दोबारा से दांडी मार्च यात्रा की जो 91 ईयर्स कंप्लीट किए हैं, उसी लिए साल्ट मार्च को दोबारा से स्टार्ट किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देखो ये जो दांडी मार्च है वो काफ़ी लंबे समय तक चलती है, क्योंकि बहुत दूर है साबरमती आश्रम से दांडी जो जगह है नवसारी डिस्ट्रिक्ट में है, 386 किलोमीटर लंबी दूरी पर है और 25 दिन इसमें लगते हैं।
महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च से स्टार्ट किया था और 6 अप्रैल को डांडी जगह पर पहुंच करके उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। नमक कानून क्या है? देखो, नमक, गांधी जी का ये मानना था कि नमक एक नेचुरल रिसोर्सेज है और इसके ऊपर सबका हक होना चाहिए। लेकिन जब अंग्रेजों का शासन था तो बिना टैक्स दिए हुए लोगों को नमक अवेलेबल नहीं होता था। तो गांधी जी को एक लगता था कि हमारे इंडिया में प्रोड्यूस होता है, हमारी ही जनता को पैसा देकर के लेना पड़ता है, तो इस कानून को तोड़ने की आवश्यकता है। तो इसीलिए जो डांडी मार्च है वो की गई थी और इस डांडी मार्च ने जो हमारी स्वतंत्रता का एक मतलब पैटर्न था उसको बिल्कुल चेंज कर दिया था। ठीक है, इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि देखो, जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल है उसके लिए 5 थीम्स को सेलिब्रेट किया जाएगा 15 अगस्त 2023 तक। फ्रीडम स्ट्रगल, आइडियाज एट 75, अचीवमेंट एट 75, एक्शन एट 75 एंड रिजोल्व एट 75। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट न्यूज है, देखो, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक रेप सर्वाइवर के बारे में डिस्कस करते हुए, उनका केस को डिस्कस करते हुए उन्होंने बोला कि लोकल लेवल पर जो मेडिकल बोर्ड है वो उसके गठित होने चाहिए। लोकल लेवल पर अगर मेडिकल बोर्ड्स होंगे उसमें एक्सपर्ट गायनोलॉजिस्ट होंगे, इसके अलावा पीडियाट्रिशियंस होंगे, तो जो रेप सर्वाइवर्स हैं उनकी जल्दी हेल्प हो पाएगी। एक 14 ईयर रेप सर्वाइवर, उनको अबॉर्शन की सीकिंग जरूरत है, वो सुप्रीम कोर्ट से मांग कर रहे हैं कि उनको अबॉर्शन का अप्रूवल दिया जाए, क्योंकि जो बच्ची है उसको काफ़ी परेशानी हो रही है। तो शरद ए बोबडे ने बोला कि अगर मेडिकल बोर्ड लोकल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है तो ये परेशानी इतनी लॉन्ग टर्म के लिए खिंच ही नहीं पाती और जो रेप सर्वाइवर है उनको इन सबसे निजात मिल पाती। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज यहां देखिए, फॉरेन पेज पर है। WHO ने एक बात बोली है। WHO ने बोला कि जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, उसका लिए कोई कारण नहीं है एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के लिए कि उसको क्या किया जाए, स्टॉप किया जाए। क्यों? क्योंकि देखो, बहुत सारे देशों ने उसके ऊपर बैन लगा दिया है। बैन लगाने का कारण ये है कि जो ब्लड क्लॉट, मतलब लोगों को ये डर है कि ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी और ब्लड क्लॉट होने की वजह से ही डेथ हो जाएगी, कोविड-19 की वजह से हो या ना हो। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि कोई ऐसा कारण नहीं है कोविड-19 वैक्सीन एस्ट्राजेनेका को लेकर के कि इसकी वजह से ब्लड क्लॉट होता है, क्योंकि जब इसका रोल आउट किया गया था तो इस तरीके की कोई भी बात सामने नहीं आई थी। ठीक है, WHO ने यह भी बोला है कि वैक्सीन एडवाइजरी कमेटी ने जब इसके सेफ्टी डाटा को एग्जामिन किया था तो इस बात पे स्ट्रेस दिया था कि कोई भी कैजुअल लिंक नहीं है वैक्सीन के बीच में और क्लॉटिंग के बीच में। ठीक है, क्लॉटिंग एक अलग लेवल पर होती है और वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है वो अलग लेवल पर, दोनों का इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। और अब तक 260 मिलियन वैक्सीन डोजेज दी जा चुकी हैं, लेकिन ऐसा कोई भी जो काम है पूरे वर्ल्ड में, कोई भी इस तरीके की जो डेथ है वो सामने नहीं आई है। डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड ऐसे कुछ देश हैं जिन्होंने इस एस्ट्राजेनेका जैब को कुछ दिनों के लिए पॉज कर दिया है। इटली और ऑस्ट्रिया देश ने बैन कर दिया है इसको। ठीक है, और थाईलैंड और बुल्गारिया ने भी इसकी एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है इसके रोल आउट को कुछ समय के लिए डिले कर दिया है। WHO के बारे में बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं हम। यूएन की, यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका काम है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना। WHO का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है और 7 अप्रैल 1948 को इसको फॉर्मेशन किया गया था। इसीलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये हमारा डिस्कशन था। इसके अलावा देखो, एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ यूएस से रिलेटेड है। हर देश ने 31 जुलाई तक वैक्सीनेशन से रिलेटेड अपने टारगेट कुछ फिक्स किए हैं। यूएस ने भी अपने टारगेट फिक्स कर रखे हैं कि हम 1 मई तक जो हमारे सारे एडल्ट्स हैं उनको वैक्सीनेशन दे देंगे। और अगर हम बात करें 4 जुलाई तक हम ये चाहते हैं कि नॉर्मलसी, मतलब सभी, पूरा देश जो है वो एक तरीके से वापस सामान्यता की तरफ, रेगुलरिटी की तरफ लौट आए, ऐसा मिस्टर जो बाइडेन ने बोला है। ये सारे जो उनके स्टेटमेंट हैं वो $1.9 ट्रिलियन जो उन्होंने पास किए हैं कोविड-19 से लड़ने के लिए, उसके बाद में उन्होंने ये सारे ऑफर दिए हैं।
तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।